जीएमए 80 क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ पे हीरा छुपा है। तो 25 मिनट तो यार मतलब 80 क्वेश्चन नेक्स्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। सर सबसे पहला मेरा ये था कि एक बार में आंसर करना है, जिस पे भी हमको डाउट होता था मार्क फॉर रिव्यू करते थे। अगर 80 क्वेश्चन होने के बाद अगर टाइम बचा तब जाकर उसको रिविजिट करते थे। तो ये मेरा स्ट्रेटजी था। बट मेरे एक्सपीरियंस से ना मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को सर वो 80 क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचता है, 25 मिनट खत्म हो जाते हैं। तो मैं तो ये सोचता था कि एक चांस है भाई, अभी कर लो, अभी मार्क कर फॉर लो, रिव्यू तो मत। वापस नहीं आ पाऊंगा मैं इसमें। हाय एवरीवन, आज हम बहुत ही यूनिक इंटरव्यू करने वाले हैं हमारे दो टॉपर्स के साथ। तो मेरे साथ दो टॉपर्स हैं, मैं अच्छे से बता देता हूं इनके नाम। ये हैं विपुल और ये हैं विकी। तो आप याद रखिएगा इनके नाम। आज हमारे साथ दो टॉपर्स हैं और ये यूनिक क्यों है, हम दो लोगों के साथ इकट्ठे इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग इट, बिकॉज दे आर बोथ रूममेट्स और दे वर रेदर बोथ रूममेट्स। ये दोनों यूज्ड टू वर्क इन IIDI एंड वाइल वर्किंग इन IIDI दे प्रिपेयर्ड फॉर RBI। दोनों इकट्ठे रहते थे, दोनों ने इकट्ठे प्रिपरेशन की है एंड देयर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज व्हेन यू आर हियरिंग मी ऑन दिस। बट दोनों का जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, दोनों की जो एग्जाम की स्ट्रैटेजी है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। सो दैट इज समथिंग वेरी यूनिक दैट वी वुड बी डिस्कसिंग के दो बंदे यार काइंड ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, देन ऑल्सो दे क्रैक नो द सेम एग्जाम इन द सेम ईयर। और इन दोनों की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। विपुल ने मतलब सिविल सर्विसेज 5 टाइम दिया है, 4 बार शायद RBI दिया है या 5 बार। तो उसके बाद जाके कहीं इनका RBI क्लियर हुआ है, इससे पहले सिर्फ IIDI क्लियर हुआ है। और विकी के बारे में बोलूँ तो इन्होंने भी RBI 2-3 बार दिया है, बट ही केप्ट ऑन क्रैकिंग एग्जाम्स एट इंटरवल्स। बैंकिंग में आई थिंक ही जॉइंड इंडियन बैंक, देन ECGC PO क्रैक किया, IIDI क्रैक किया और फाइनली RBI भी क्रैक किया। तो विकी की बात करें तो मतलब इट्स लाइक गोइंग अप द लेडर 1 by 1। और विपुल ने छप्पड़ फाड़ा इकट्ठा ही कि 10 एग्जाम के बाद सीधा IIDI और RBI इन्होंने फोड़ा। तो बहुत मज़ा आने वाला है एंड दोनों ने RBI के प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इंटरव्यू दिए हैं, बहुत क्लोज मार्जिन से RBI का एग्जाम रहा है इनका। I think Vipul missed by 1.75 or 1.25 और Vicky also missed by almost the same margin for the final selection। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनकी जर्नी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यार। थैंक यू सर। हमारे साथ भी पहली बार हो रहा है कि दो लोग सेम ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, इकट्ठे प्रिपरेशन करते थे और आज इकट्ठे यहाँ पे हम उनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यू बोथ वर्कड इन IIDI। यार IIT अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है, एज फार एज आई नो इट पेज रियली वेल और 1 साल का एक्सपीरियंस था एंड IIT ऑल्सो गिव्स द बेनिफिट कि आप एक जगह सेट हो सकते हो, कि आप हैदराबाद में बैठे हो आराम से सारी जिंदगी। ट्रू। तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू गो फ्रॉम IIDI टू RBI एंड यू ऑल्सो? सर वी बोथ हैड आवर सेपरेट रीजंस। सर माय आई विल गिव एकदम पॉइंट फॉर्मेट में आंसर देना है, पहले बोल रहा हूँ। तो दो पॉइंट्स है जिनकी वजह से आई चोज RBI और IIDI। वन वॉज माई इंटरेस्ट इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। स्टार्टिंग से मेरा ऐसा था कि आई लव दिस फील्ड एंड आई वांट टू परस्यू माई करियर इन इट, एंड व्हाट बेटर प्लेस देन RBI टू परस्यू दैट। And secondly, sir, I had my personal reasons that I have just recently got married and I wanted to have an option where transfer हो सके। हाई IIT ट्रांसफर नहीं देता है जो कि मैक्सिमम लोगों को चाहिए, बट मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी जो ट्रांसफर हो सके, सो दैट आई कैन बी विद माई फैमिली ऑल्सो ट्रांसफर्स लेके। और आपका क्या रीजन था? सर स्टार्ट से ही RBI में जाना मेरा ड्रीम था, तो इसलिए RBI के लिए हम लगे हुए थे लास्ट ईयर से। देन से RBI में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही थी एज कम्पेयर टू करंट सिचुएशन, तो इसलिए RBI का प्रिपरेशन कर रहे थे। यार एक बात बताओ, मतलब जनरली मतलब हम 1-2 बार एग्जाम देकर या 1-2 अटेम्प्ट्स देकर वी टेंड टू फील कि यार या तो हम में दम नहीं है या भगवान ही नहीं चाहता कि हमारा कुछ हो। मतलब आपने यार 5 बार सिविल सर्विसेज और 5 बार RBI, आपने RBI 3-4 बार दिया और पता नहीं कितने एग्जाम दिए। सो व्हेन द रिजल्ट्स वर नॉट कमिंग, ठीक है, इट वाज काइंड ऑफ द वर्स्ट पीरियड फॉर यू गाइस। सो तब क्या फीलिंग आती थी, कैसे मोटिवेट करते थे, कैसे मतलब एक होता था कि यार मतलब आई कांट इमेजिन कि सिविल्स का मेंस दिया नहीं हुआ, फिर RBI दिया वो भी नहीं हुआ, अच्छा अगली बार दोबारा, फिर अगली बार दोबारा। तो क्या फीलिंग आती थी, क्या करते थे उसके लिए?
लोग तो आजकल एक अटेम्प्ट देकर बोलने लग जाते हैं कि यार नहीं हो रहा है सर, क्योंकि वी आर इन अ नो स्टेट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाउ। सर 3 चीज़ें हैं सर। पहला तो है कि आप उसमें कूदे ही हो तो आपको यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड विद द फैक्ट दैट कि पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता है होना है, तो इट माइट टेक मोर देन 2 to 3 years। आप अपनी लिमिट सेट करके रखिए कि मैं इसके 3 अटेम्प्ट दूंगा, 4 अटेम्प्ट दूंगा, 5 अटेम्प्ट दूंगा, बट दैट्स माई लिमिट वॉट एवर इट कैन बी, डिपेंडिंग अपॉन बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंशियली कितना वायबल है आपको, कितने अटेम्प्ट देना, एज कितना है, कोई 23 में एंटर करता है देना, कोई 26 से एग्जाम देना शुरू करता है, कोई 21 से देना शुरू करता है। तो इन 2-3 चीज़ों को देख के आप अपने एक मेंटल में इस प्रिपेयर्ड रहो, नॉट नेसेसरी कि मुझे इतनी देनी ही है, प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि फिर इट हेल्प्स इन द फेलियर कि भाई एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो यार आई न्यू कि इट वाज अ डिफिकल्ट एग्जाम एंड ओके मेरा एक हो गया है, मैं एक और दे सकता हूँ तो वो करूँगा। तो इट हेल्प्स टू कोप अप विद द फेलियर्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड इन सम सेंस, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फेलियर बट फॉर एक्सेप्टिंग द फेलियर, देयर इज अ डिफरेंस। And second thing is the support system which you have. I was very lucky that my family had always supported me and my partner also had bilkul, she was standing like a pillar behind me ki because they might be knowing and I innately they reflect your confidence. If you have confidence in yourself then they will also be confident on you because you're confident. अगर आप कभी डामाडोल हो रहे हो तो sometimes they won't also, but I think if you're confident कि मैंने ठीक है एक sincere effort दिया है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे पता है कि मैं और सिंसियर एफर्ट्स दूंगा तो मेरा हो जाएगा, दैट हेल्प्स। एंड थर्ड थिंग इज टू कोप अप विद दैट फेलियर, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन स्पाइट ऑफ पहले 2 चीज़ें होने के बावजूद भी कि मुझे पता था और सपोर्ट भी है, बट स्टिल एट द पर्सनल लेवल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट आई यूज टू डू दैट कि ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको एक हफ्ते तक उसका प्रेशर फील होगा, पहला एक हफ्ता पहले 2 दिन रहोगे, आप फ्रेंड्स से बात करोगे या जो भी आपका मैकेनिज्म होगा, बट एक हफ्ते तक फील होगा, बट देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कम बैक, यू स्टार्ट अगेन, यू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स एंड यू बाउंस, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। सो ये सारे जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ यू हैव टू बी वाली है, यू हैव टू बी, नो वन इज गोना कम एंड स्पून फीड मेंटल स्ट्रेंथ, और ये यू हैव टू डिसाइड कि ये है, ये मैंने डिसाइड किया था, इन स्पाइट ऑफ द फेलियर मैं उसे करूँगा। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो ये 5+5 अटेम्प्ट दिए, आई थिंक उसकी जो नॉलेज एक्यूमुलेट हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट हैज इवेंचुअली हेल्प्ड यू टू क्रैक आरबीआई। ऐसा तो नहीं आपने इस बार कुछ बहुत डिफरेंट पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा, ऐसा भी नहीं था। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ब्लैक बोर्ड पे इनके घर में एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है विपुल के, तो वहाँ पे उनके पार्टनर ने हैज रिटन अ वेरी मोटिवेशनल मैसेज, सो कैन वी जस्ट हैव इट ऑन द स्क्रीन? विपुल, कैन यू जस्ट रीड दैट? Yeah, so my partner had written that this is the last attempt, like you have to attempt this as a last attempt, and it was an affirmation. Me being very logical and very structured as a person, मैं बिलीव नहीं करता था कि ऐसा कुछ बोलने से 10 बार इसको रिपीट करने से कुछ मेरे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, बट शी बिलीव्ड इन इट एंड शी मेड श्योर कि मेरे आंखों के सामने हो। तो उसमें लिखा हुआ था कि आई विल क्लियर आरबीआई एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट एंड आई विल बी विथ माई फैमिली टुगेदर एट अ प्लेस। सो ये जब भी मैं उठता था नींद से तो आंखों के सामने होता था, कभी भी डाउन फेज है, अप फेज है, जो भी है वो रहता था कि ये करना है, वाज अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि द व्हाई, कि मुझे क्यों करना है, इतने अटेम्प्ट्स होने के बाद भी अभी भी क्यों करना है, दैट यूज्ड टू रिमाइंड मी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे फ्रेंड्स भी उस पर कुछ लिख के जाते थे, दे न्यू द सपोर्ट सिस्टम का पार्ट था, विक्की था जो आके कुछ लिख देगा, गौरव था, मेरे जो भी फ्रेंड्स थे दे यूज्ड टू राइट ऑन इट, कुछ भी जो मुझे हेल्प करेगा। इट वाज अ विक्की, आप कैसे कोप अप करते थे, क्योंकि प्रेशर तो आप पे भी रहता होगा? सर एक्चुअली स्टार्ट से ही मेरा मन आरबीआई में था, तो वो डिसाइड था कि कोई भी एग्जाम निकले आरबीआई में जाना है, चाहे कितना भी अटेम्प्ट लगे। और ये था कि सब प्रोसेस, रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। अगर हम मेहनत करेंगे तो वो मिलेगा, मे बी इस अटेम्प्ट में ना मिले लेकिन आगे जाके वो मिलेगा। और ये कंटिन्यूअस डिसिप्लिन रहना है। तो फेलुअर में मिलता था तो 1-2 वीक बुरा लगता था, लेकिन जाना तो वही है तो मेहनत करना है, तो वो फॉलो करते थे। एंड मेरी मम्मी एक बात बोलती थी कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है, तो वो हेल्प करता है। तो लास्ट अटेम्प्ट का भी हेल्प किया इस बार। तो बस यही प्रोसेस पे फोकस करते थे, पढ़ना जो काम है, तो मेरा काम है पढ़ना, तो वो हम पढ़ते ही है। पर आप दोनों ना नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, इनफैक्ट विपुल तो आर्किटेक्ट है, मैंने शुरू में बताया नहीं, तो मतलब इट इज़ वेरी रेयर दैट एन आर्किटेक्ट प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम एंड क्रैकिंग दिस, बट विपुल टोल्ड कि आर्किटेक्ट वाज नो बीइंग एन आर्किटेक्ट वाज नेवर हिज कप ऑफ टी, तो वो बहुत शुरू से ही क्लियर थे।
बट फ्रॉम एन आर्किटेक्ट और फ्रॉम अ बीटेक आरबीआई और रेडा जैसे एग्जाम क्रैक करना, तो कभी ऐसा लगा कि यार हमारा अगर कॉमर्स बैकग्राउंड होता तो शायद अच्छा होता, शायद जल्दी कर लेते या आसानी से कर लेते, या एग्जाम्स आर टू जेनरिक, मतलब अगर आपके पास एप्टीट्यूड है आप कर सकते हो? सर दोनों चीज़ें हैं कि पहली चीज़ तो कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है या एमबीए किया हुआ है तो श्योरली इट विल हेल्प, क्योंकि आपका नॉलेज है वो हेल्प करेगा ही। आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, मे बी आप 40 से स्टार्ट करेंगे, 50 से स्टार्ट करेंगे। बट मी बीइंग एन आर्किटेक्ट आई नेवर फेल्ट कि मैं आई एम एट एन डिसएडवांटेज, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा बट जाना तो 90-100 तक ही है, रास्ता पता है। और इफ़ यू हैव द राइट मटेरियल, राइट काइंड ऑफ थिंग्स विथ यू टू प्रिपेयर, तो आप वो पढ़ के भी कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको उसको समझने के लिए कुछ डिग्री करनी पड़ेगी कॉमर्स की या मैनेजमेंट की। आपका क्या व्यू है इस पे? सर सिमिलर व्यूज है कि कोई डिसएडवांटेज नहीं है। किसी को जनरल बैकग्राउंड से भी वो भी प्रिपेयर कर सकता है। आजकल सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसका यूज करके वो कर सकता है क्लियर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके डिपार्टमेंट में पता था आपके सीनियर्स को यू आर प्रिपेयरिंग, और आपके फ्रेंड्स को ऑफिस में, एंड वाज देयर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट कि ठीक है एडिशनल वर्क ना दो, टाइम पे चले जाओ? ऑब्वियसली इन द ऑफिस यू वुड हैव टू वर्क फॉर द ऑफिस, मतलब आईडीआई में खुद का इतना काम होता होगा, बट वाज देयर काइंड ऑफ अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड डिड दे नो अबाउट दैट? यस सर, जब मैं आईडिया में था तो मेरे सीनियर, मेरे बॉस जो थे पंकज सर, उन्होंने बहुत हेल्प की इन अ वे कि काम तो है ही, जो आपको काम है वो करना ही है, बट अगर कभी एग्जाम के पहले अगर किसी लीव की ज़रूरत पड़े तो ही वॉज जनरस इनफ टू ग्रांट मी द लीव कि आप कर लो इसके लिए प्रिपेयर। बट कभी एंड दे वर अवेयर ऑफ द फैक्ट, इनफैक्ट हमें ऑफिशियली भी इन्फॉर्म करना पड़ता है एनओसी लेने के लिए। तो पहले इन्फॉर्म अलग एंड देन बाद में एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है अलग। तो यू हैव टू डू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन अ वे नोज, बट कोई बीच में टांग नहीं अड़ाता है। मतलब देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन कि यार ये आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको साइड में करो, इन्होंने तो चले जाना, ऐसा कुछ नहीं। दे वर वेरी हेल्पफुल। सर आइडिया बेस्ड वर्क एनवायरनमेंट कह सकते हैं। मेरे डिपार्टमेंट में सारे लोग काफ़ी सपोर्टिव थे। इवन हम डिमोटिवेट या लो फील करते थे तो मैम सपोर्ट करती थी कि तुम कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्पेशली इंटरव्यू में जो कि मेरा वीकेस्ट पॉइंट था, तो मैम वो मेरा चेहरा देख कर पहचान लेती थी कि ये लो फील कर रहा है, तो मैम हमेशा मोटिवेट करते थे, यू कैन डू इट। नहीं, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और मुझे लगता है कि इट कम्स फ्रॉम द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैंने बैंक्स में बहुत बार सुना है कि जब वो एनओसी अप्लाई करते हैं तो उनको डांट पड़ती है या रिमोट लोकेशन पे भेज दिया जाता है। तो आई थिंक दैट शोज द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि कोई नहीं, सबकी एम्बिशंस होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, हमारी भी थी, आपकी हैं, आप पूरी करो। So that is really nice. I think that's why people want to go to organizations like IDA, RBI, SEBI because they are very professional. Yes, sir. चलो अब स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इनफैक्ट ज़्यादा। तो सबसे पहले तो यू बोथ हैड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, बट व्हेन यू वर बोथ इन द सेम फ्लैट, तो कभी ऐसा होता था कि कंपटीशन हो रहा है कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है या मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, अरे वो 11 बजे तक सोया तो मैं 12 बजे तक सोऊंगा? सर आई थिंक इस मामले में वी वर वेरी सिक्योर्ड कि हमें जेलसी वाला फैक्टर नहीं था, कंपटीशन भी नहीं था, इनफैक्ट वो मोटिवेशन वाला ही था। सिंस एक बाकी एस्पिरेंट्स का भी जो जिनको जॉब में नहीं है उनका थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव ये हो सकता है, बट सिंस वी वर बोथ वर्किंग इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फाइनेंशियल या वैसा बर्डन या कुछ नहीं था। वी वर सिक्योर्ड इन आवर प्लेसेस कि हम कोशिश कर रहे हैं हो जाएगा। तो और अगर दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे तो फायदा ही है। मैं अगर इफ आई एम डाउन, इफ आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, ही कम्स ओवर इन माय रूम एंड सेज कि अरे पढ़ ले, कोई बात नहीं, 1 घंटा पढ़ लेते फिर देखते खाना खा के क्या करना है। तो फायदा ही हो रहा है ना, नो वन इज लाइक ये। तो फिर वेरी सिक्योर्ड एंड वी यूज्ड टू मोटिवेट ईच अदर। देन से हम लोग बोलते हैं कि दोनों साथ में आरबीआई में जा रहे हैं। या दिस वाज आवर कि हम जा रहे हैं प्री के पहले से कि हम जा रहे हैं। हम दोनों का साथ में क्लियर हो रहा है। साथ में हम लोग ये भी डिसाइड किए थे अगर क्लियर होगा तो दोनों साथ में इंटरव्यू देने आएंगे। वी हैड एक्चुअली विजुअलाइज्ड दिस कि हम अगर हमारा सिलेक्शन होगा और हम अकेले नहीं साथ में इंटरव्यू देंगे। आप बताओ विक्की, मुझे सच्ची ज्यादा कौन पढ़ता था? ज्यादा तो ये आप बताओ आप ही ज्यादा पढ़ते थे। यू एग्री और यू डिसएग्री कि नहीं? आई हैड टू वर्क बिकॉज़ मेरे बहुत सारे वीकनेसेस थे, स्ट्रेंथ बहुत ही कम थे। ही हैड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ही वाज गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग, आई वाज नॉट, तो आई हैड टू। और कोई कॉमन टाइम टेबल था? क्योंकि स्ट्रैटेजी अलग थी बट टाइम टेबल कॉमन था, या टाइम टेबल भी कुछ ऐसा नहीं, सब अपना अपना पढ़ रहे थे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के अकॉर्डिंग? सर जब नोटिफिकेशन है उसके बाद टाइम उतना बचता नहीं है, तो हम लोग ऑफिस से आने के 1-2 घंटा रेस्ट करते, उसके बाद पढ़ने बैठ ही जाते थे। कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं, जब तक मन होता था जब तक हम लोग पढ़ते ही रहते थे। या आई थिंक नॉट ऑल डेज आर इक्वल। कभी आप 1 बजे तक पढ़ रहे हो, कभी ऑफिस में काम के लिए थके हुए तो नहीं, कभी कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, ऐसा होता था हमारे फ्लैट पे, फ्रेंड्स आए हुए रहते थे, तो दे वर अवेयर ऑफ द फैक्ट हम पढ़ रहे हैं,
बट वो आधा एक घंटा आए, हमने उनो खेला, फिर वो चले गए। लेकिन हम लोग रेगुलर पढ़ते थे, ये एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वे सेट के नहीं पढ़े। आज 3 घंटे हो पाए, 3 घंटे पढ़े। तो कोई टारगेट बेस्ड स्टडी होती थी या बस कि अब 11 बज जाए सोना ही है, या फिर होता था कि आज ये पूरा करना ही है चाहे 1 बज जाए? ऐसा कोई टारगेट नहीं था, लेकिन हम लोग को था कि पढ़ना है बस, जितना पढ़ सके, जितना हम लोग को जितना माइंड में आ रहा है। जब तक एक होता है ना कि माइंड उब गया है या बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 घंटा डिसाइड किया था पढ़ना है। बट अभी तो 1 घंटे में मेरा ब्रेन तो अंदर कुछ नहीं जा रहा है, बट पढ़ना है 2 घंटा, तो ऐसे भी नहीं। जितना हमसे हो पाता था, हम लोग को पता था कि कितने क्या टारगेट है या कितना हम लोग को पढ़ना है, तो वो चीज़ हम लोग मतलब एक दिन का टारगेट नहीं, एक वीक का या एक मंथ का ऐसा टारगेट लेके चलते हैं कि ये टॉपिक हम 2-3 दिन में कंप्लीट करना है, तो उस वे में हम लोग पढ़ते थे। आई थिंक ये करेक्ट। डेली टारगेट्स नहीं, बट ब्रॉड था, उस हिसाब से अब डेली मीडियम टर्म टारगेट लेके चलते हैं, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो और एक दूसरे को हेल्प भी करते थे कि चल तेरा क्वांट अच्छा है तू मुझे समझा दे, या तेरे करंट अफेयर्स अच्छे हैं तू मुझे समझा दे। ऐसा कभी कभी एक बार हम लोग साथ में बैठे थे, तो हम इसको ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, वो बताते कि ये ऐसे अप्रोच करें, लेकिन मेजरली ऐसा कुछ साथ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों कैपेबल है, इसको भी पता है क्या पढ़ना है प्रीवियस आइटम से, मुझे भी पता है, तो वैसा कुछ जरूरत नहीं हुई। बट हम लोग डिस्कस करते थे कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसे ऑफिस से आने के बाद 10-15 मिनट इसके डोर के पास हम खड़ा होके इसको बताते कि ये टॉपिक आ सकता है। मैं तुरंत नोट बना लेता था, ये बताएगा लिखता था, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। टैब में लिखता था, तो फिर वो शेयर कर देता था। शेयर कर देता। कभी ऐसा सोचा था कि हम दोनों पेपर दे रहे हैं, अगर इसका हो गया मेरा नहीं हुआ तो? ये सब माइंड में आया नहीं। ये झूठ बोल रहे हो? नहीं, कसम से कसम से ये कभी थिंग कि पॉजिटिव अफर्मेशन वाला ही हैड स्टार्टेड इट कि मैनिफेस्टेशन, मतलब इस साल का वर्ड मैनिफेस्टेशन था, तो इसको भी हम बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचेंगे, दोनों का होगा स्टार्ट से। और मेरे लिए था कि इसका होना कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग का हाँ इसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम दोनों काफी he wanted to be with his family। हाँ, तो वो ज्यादा फैक्टर है। मेरा इस साल नहीं भी होगा तो हम नेक्स्ट ईयर दे सकते थे, अटेम्प्ट निकल सकता था। और ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है, तो दोस्त के लिए अच्छा ही सोचा जाता है इनसे। ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। चलो, सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर फेज 1 क्वांट। आपका क्वांट बहुत वीक था। बहुत वीक था। मैं इसके पहले मैंने जो 2 अटेम्प्ट दिए थे, इसके पहले वाले दोनों में आई थिंक क्वांट रह गया था, एक बार रीजनिंग रह गया था। तो क्वांट वाज लाइक इतना डिफिकल्ट कि 1 मार्क भी नहीं निकल रहे। मैं कुछ मॉक्स देता था कुछ कोचिंग क्लासेस के, तो फ्रीली अवेलेबल वाले, तो उसमें 1 मार्क भी नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है। परसेंटाइल मेरा एकदम 20 है। तो आई यूज्ड टू हैव सेम विद रीजनिंग, अ लिटिल बेटर, बट दोनों में मुझे प्रॉब्लम जाती थी। इट वाज एग्जैक्टली अपोजिट विथ हिम। ही वाज चैंपियन इन क्वांट एंड रीजनिंग, सो ये प्रैक्टिस भी नहीं करता था, बट मॉक टेस्ट देता था, तो एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। तो आपने कहाँ से पढ़ा क्वांट? आपके पास हम एडुटैप का कोर्स था। इनफैक्ट मैं बता देता हूँ, सो इनके पास एडुटैप का कोर्स था करंट ईयर में। विकी ने बहुत पहले एडुटैप का कोर्स लिया था, आई थिंक 2020 है ना, तो उनके पास समरी शीट्स थी, रेफर्ड मेनली दैट फॉर द स्टैटिक पार्ट। बाकी हम बात करेंगे। तो आपने क्वांट की तैयारी कैसे की? मैंने तो विष्णु सर की क्लासेस की है, क्वांट की जो फैकल्टी एडुटैप की। देयर वर मेनी ऑप्शंस, बाहर से यूट्यूब से करो, अलग अलग सर से उनके अलग अलग क्लासेस लो, सबकी कुछ स्ट्रेंथ है। बट आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड चाहिए, आंखों के सामने हो, ये चैप्टर्स है, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लो, इतना कर लो, आपका हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा कोई बोल दे कि दिस इज द रोड, ऐसे जाओगे तो हो जाएगा, आई वांटेड दैट। तो सारे चैप्टर्स किए आपने? नहीं, सारे चैप्टर, ये गलती मैंने पिछले अटेम्प्ट में की थी कि आई वो परफेक्शनिस्ट वाला अप्रोच कि सारे चैप्टर्स करने हैं और फिर सभी को परफेक्ट करना है। बट दिस टाइम आई डिडंट डू दैट। एक्चुअली विष्णु सर के यूट्यूब पे ही कुछ वीडियो में ही हैड गिवन की प्रायोरिटी ऑर्डर, कि सिंस अगर 3 डिवीजन किए थे कि जिनका बिल्कुल ही वीक है, जिनको बस कट ऑफ क्लियर करना है, जिनको थोड़ा स्कोर मैक्सिमाइज करना है, और जिनका बहुत अच्छा है। तो मैं फर्स्ट कैटेगरी में था कि आई वॉज द वीकेस्ट इन क्वांट। तो ही हैड गिवन सम प्रायोरिटी ऑर्डर कि ये चैप्टर करो और इन्हीं को करो, बट इनको अच्छे लेवल तक करो, कि इस टॉपिक में से अगर डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आए तो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट। तो इन्होंने कुछ इस तरह से प्रायोरिटी बनाई थी, जैसे प्रायोरिटी 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है ये वाले टॉपिक्स, HCF, LCM, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन। फिर नीचे भी प्रायोरिटी 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, DI। तो इस तरह से इन्होंने प्रायोरिटी बनाई थी, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, सारे टॉपिक्स लिख के। इनफैक्ट ही ऑल्सो रोट डाउन दी लेंथ ऑफ वीडियोज, ड्यूरेशन ऑफ वीडियोज इन ऑल दीज चैप्टर्स, सो दैट ही कैन प्लान इट बेटर।
तो क्वांट में आपका हाथ तंग था इनफैक्ट, मतलब काफी मेहनत की आपने। या आई हैड टू, क्योंकि फिर कट ऑफ, क्योंकि इट विल ऑल गो डाउन द ड्रेन अगर आपका फेज 1 ही नहीं निकलता है। तो ऑलवेज मेक श्योर विद द मिस्टेक विच आई कमिटेड कि फेज 1 के साथ साथ फेज 2 भी पढ़ रहे हो, सब कुछ कवर करने का कोशिश कर रहे हो, नॉट नेसेसरी। इसमें इसको हम बहुत ज़्यादा बोले थे, पहले फेज 1 क्लियर करना हाँ। है, देन उसके बाद हम लोग फेज 2 पे मूव करेंगे। ये हम लोग का स्टार्ट से ही था। ठीक है। और आपने क्वांट की तैयारी कैसे की थी? सर क्वांट का चूंकि बैंकिंग बैकग्राउंड था, तो क्वांट का ऐसा कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी आप थी। तो फोड़ के आए हो। इनके क्वांट में कितने 15 नंबर हाँ, है शायद? 15, हाँ, और 15 नंबर मतलब उतने टफ पेपर में विपुल के शायद कट ऑफ के आसपास ही है, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट कट ऑफ इनफैक्ट इन्होंने फोड़ा है। तो आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की होगी बस, हाँ, मॉक्स लगा लगा के। हाँ, ये ऐसा होता है कि किसी का क्वांट अच्छा रहता है तो उस पर फोकस नहीं करता है, बट मेरा ये था कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसी वक्त से मॉक देना स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा मॉक दिए, अराउंड 15+ मॉक दिए थे सारे। तो वो हेल्प किया। और मेरा ये था कि प्रीवियस अटेम्प्ट से मेरा ये एक्सपीरियंस था कि एक डीआई ऐसा आता है जो कि सॉल्वेबल रहता है, उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरा वही टारगेट था कि पहले जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग जो डीआई को टारगेट किया था वो इजीली सॉल्व हो गया। देन दूसरा डीआई को टारगेट को वो भी सॉल्व कर लिए। उसके बाद किसी और क्वेश्चन पे जाते थे। ये वैसे जो डीआई आसान बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं है आसान होगी, क्योंकि इनका डीआई अच्छा है भाई, ठीक है? तो वो देख लेना अपने हिसाब से। नहीं, बट एक डीआई ऐसा रहता है। हाँ, एक डीआई काफी आसान आता है। आई थिंक जिसने ठीक ठाक प्रैक्टिस की है वो कर लेता है। हाँ, बिल्कुल सही है। बट आई थिंक वहाँ पे थोड़ा पेशेंस चाहिए वो डीआई ढूंढने में भी कि कौन सा इनमें से आसान है। ये आरबीआई का एक और पैटर्न जो हम ऑब्जर्व किए हैं, क्वेश्चन देखने पर लगता है कि नहीं बनेगा, बट जैसे ही आप उसको सॉल्व करने लगे तो वो क्वेश्चन इजी निकलता है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। ये बस ये 3 साल का जो एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और रीजनिंग में क्या अप्रोच थी आपकी? रीजनिंग में भी कुछ ऐसी अप्रोच थी कि प्रायोरिटी कर ली और लिमिटेड चैप्टर? रीजनिंग में भी सेम था। ये रीजनिंग का भी इन्होंने कुछ बना के दिया है, आप दिखा सकते हैं। रीजनिंग का भी ऐसी था कि ये जूम कर देना, मैं एडिटर को बोलूंगा इसमें जरा। प्रायोरिटीज प्लस स्ट्रेंथ, इसके मिक्सचर से किया गया था कि सिलोइज्म, डायरेक्शन सेंस एंड इनइक्वालिटी, ये तो नॉन निगोशिएबल है, ये तो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ये तो करनी ही है। ये मैं खुद को बोलता था कि ये तो करनी है, और ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड देन सेकंड प्रायोरिटी फॉर मी वाज स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। बट बहुत लोगों को ट्रिकी लगता है ये। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपकी रीजनिंग स्ट्रेंथ है तो ही कीजिए, वरना देन थर्ड प्रायोरिटी वाज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक तो क्वेश्चन आता है, अगेन आरबीआई के अभी तो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट और लेंदी आने लग गए, तो आप इसमें अगर फंस जाओ, अटक जाओ, तो बहुत टाइम खा सकता है। तो यू शुड बी प्रूडेंट इनफ कि अगर लग रहा है ये कि नहीं बन पा रहा है तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपकी थी। देन इनपुट आउटपुट, एंड देन ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, मैंने पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दिया था, बिकॉज आई न्यू कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में अभी 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करूंगा, तब भी मुझे एश्योरिटी नहीं है कि मैं एग्जाम एनवायरनमेंट में उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो एटलीस्ट बाकियों में मैं सेम एफर्ट्स अगर बाकियों में डालूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस प्लस एश्योरिटी तो आए कि ये क्वेश्चन तो बन पाएंगे। तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया। और अब कायदे की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट स्ट्रेटजी, जैसे मैं बोल रहा हूँ दोनों की एग्जैक्ट ऑपोजिट स्ट्रेटजी है, वो थी, बताइए आपकी। सर मेरा ये था कि रीजनिंग में सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना, पजल हो या सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब ये पजल से ही शुरू करते थे पेपर। पजल रीजनिंग है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपका वो सही होता जाता है। तो मॉक के थ्रू मेरा प्रैक्टिस डिसेंट हो गया था। तो पजल आया या जो क्वेश्चन है उसके डिफिकल्टी लेवल पे हम अटेम्प्ट करते थे। तो पजल आ गया, अगर वो देखने के साथ पता चल जाता है कि हार्ड है या सिंपल है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको पिक करके उसको सॉल्व करते थे। जब ये देख के तभी पता चलता है जब आपने 100-200 पजल सॉल्व की हो। जितना ये बोलने में लग रहा है ना आसान है, उतना है नहीं। मैं ये थोड़ा आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, बिकॉज ही इज एक्सेप्शनली गुड, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू फाइंड इट आउट वेरी इजीली कि आसान है। तो हो सकता है, बट प्रैक्टिस बहुत चाहिए उसके लिए। देन सर क्रिटिकल रीजनिंग का मेरा ये था कि 100% श्योर जब तक ना हो उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन इजी रहता है बट ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। लोग इसी में दिक्कत करते हैं कि क्वेश्चन इजी हुआ और आंसर देख के टिक कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। ऑप्शन में भी जब तक आप श्योर नहीं हो
तब तक उसको अटेम्प्ट नहीं हम सजेस्ट करेंगे नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मतलब अलग अलग स्ट्रेंथ्स पे खेला, और क्वेश्चन पिक करना एग्जाम में बहुत ज़रूरी है कि राइट क्वेश्चन पिक करके विद इन लिमिटेड टाइम हम मैक्सिमाइज करें अपना स्कोर। और इंग्लिश के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, दोनों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मतलब विपुल तो मैंने सुना है कि IRDI में इन्होंने 40/40 भी मारे हैं IRDI के फेज़ 1 में, तो इनसे बहुत कुछ है सीखने को। बट आई थिंक इतने परफेक्ट बंदे से एक इम्परफेक्ट बंदे को समझाना मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा छोड़ते हैं। और विकी का भी अच्छा ही रहा है, इंग्लिश में इनका अच्छा स्कोर आया। इनफैक्ट आपके भी 20+ थे इस बार इंग्लिश में, 25+ आउट ऑफ 30। और मतलब क्या ही बात करें, इनको ज़रूरत ही नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ 10 को क्लियर हो ही जाएगा जब 25-25 नंबर एक सेक्शन में ये फोड़ रहे हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, सबसे दुखती रगे, सबसे वास्ट एरिया है और हाईएस्ट वेटेज है फेज 1 में। सबसे पहले करंट अफेयर्स कितने महीने के किए विपुल और विकी आपने? सब प्री के लिए तो 4 months, 4 to 5 month। और ज्यादा फोकस कहाँ रहता था कि करंट अफेयर्स में मतलब नोटिफिकेशंस पढ़नी है, स्कीम्स सर पढ़नी अभी है? जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से तो ये हमने तो छोड़ ही दिया था, स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिसलेनियस छोड़ दिया मिसलेनियस छोड़ दिया था। आते हैं 2-3 क्वेश्चन, बट आप एफर्ट्स टू द ये यू आर गेटिंग बट इस बार अपोजिट हो गया, शिफ्ट 1 में मिसलेनियस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ गया है। तो मेरा ये रहेगा कि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि RBI अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या पूछ देगा। कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, इतने टॉपिक करें कैसे? वो है वो भी बात है, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम भी यही बोलते हैं कुछ नहीं छोड़ना है, बच्चा बोलता है सर इतना पढ़े कैसे, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, नीड टू गो विद पैटर्न। फिर अब पैटर्न यही है कि जो ये वाली है मिसलेनियस ये वो ज्यादा नहीं आती है, तो लेट्स ट्राई टू मूव विद समथिंग व्हिच इज आल्सो यूजफुल इन फेज 2। बट नोटिफिकेशन, स्कीम्स, PIB और बजट ये तो नॉन नेगोशिएबल है, करनी ही है। किस लेवल तक आप कर पा रहे हो, कैपेसिटी कितनी रिटेन करने की उस पर कितने रिविजन्स कर रहे हो, बट करना है सोर्स कोई भी फॉलो करो। आई हैड अ डिफरेंट सोर्स, ही हैड अ डिफरेंट सोर्स। आई यूज्ड एडुटैप के न्यूज़ टैप और स्कीम्स टैप, he used Affairs Cloud and और भी जो भी दूसरे कोचिंग क्लासेस के फ्रीली अवेलेबल मटेरियल्स। मजे की बात ये है कि Affairs Cloud इन्होंने पढ़ा, इनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी एडुटैप पढ़ा, उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं भी ये नहीं बोल रहा कि एडुटैप ही भाई पढ़वा, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल चॉइस कि आपको कहाँ से अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कई डिफरेंट सोर्स से पढ़ा, जहाँ से उनको अच्छा लगा उन्होंने भी एग्जाम क्रैक किया। इन्होंने भी एक एडुटैप की सोर्स पढ़कर एग्जाम क्रैक किया। लेकिन दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि जो आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़ो, लेकिन उसको स्टिक कर लो। ऐसा नहीं है कि मंडे ये उठा लिया, ट्यूसडे वो उठा लिया, वेडनेसडे वो उठा लिया और फिर थर्सडे लगा के यार 3 दिन बर्बाद हो गए। स्टिक टू वन सोर्स एटलीस्ट रेगुलरली। उसके बाद इफ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट डू सम अदर सोर्सेज आल्सो इन फॉर्म ऑफ MCQs और समथिंग। सर GA में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, PIB, गवर्नमेंट स्कीम और रिपोर्ट्स, सारे चीज़ को किसी एक सोर्स से कवर करना है, लेकिन सब चीज़ को कवर करना है, तो वो बेटर रहेगा। और मल्टीपल रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक बार पढ़ लिया उससे नहीं होगा, अगर आप उसको रिपीटेड। आपने कितनी रिवीजन की? सर 4 to 5 टाइम्स। 4 to 5 रिवीजन? हाँ। कैसे करते थे, मतलब कोई शेड्यूल था कि? सर मेरा ये था कि फर्स्ट रिवीजन में हाईलाइट कर देते थे, देन उसमें ज़्यादा टाइम लगा, देन सेकंड रिवीजन में बस हाईलाइटेड पढ़ते थे। कितनी देर बाद पढ़ते थे, हफ्ते के बाद? डिपेंड, मंथ वाइज चलता था कि एक मंथ का कंप्लीट हुआ, एक मतलब एक बार जैसे अगस्त, जुलाई, फिर जून ऐसे कंप्लीट कर लिया, देन दोबारा उसी सीरीज में रिवाइज करते थे। और आप विपुल कितनी बार रिवाइज करते थे? सर मैं आई डिड नॉट काउंट कि इसको एक बार रिवाइज करना। आप मतलब ये कि सुबह उठ के लगा अरे ये याद नहीं है, ये रिवाइज कर लेता हूँ, ऐसा था क्या? नहीं सर, मैंने क्या किया था, आई यूज्ड टू स्टडी ऑन टैब, क्योंकि बुक्स मैनेज करना डिफिकल्ट हो गया था तो फिजिकली। तो मैं टैब में क्या करता था, मैंने मेरे सेक्शंस बना के रखे थे करंट अफेयर्स के अलग अलग करके। सिंस आई वाज फॉलोइंग एडुटैप, तो स्कीम्स टैब का, रिपोर्ट्स टैब का और न्यूज़ टैब का, तो मैं खोलता था और मैं रिवर्स ऑर्डर में सेव करता था सर। जैसे अभी एग्जाम अगर सितंबर में है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी अगस्त को है, तो मैं अगस्त को नंबर 1 लिखता था, फिर नंबर 2 को अगस्त के पहले का मंथ, फिर जुलाई, फिर उसके पहले, क्योंकि मोस्ट रिसेंट मंथ ज़्यादा मोस्ट रिसेंट मंथ ज़्यादा पूछते हैं। और फिर मैं जब भी पढ़ता था तो मैं शुरू करता था पहले वाले से, पहले वाले को अच्छे से करना है, वो हो जाए तो फिर मैं दूसरे को देखूंगा, दूसरा अच्छे से हो जाए तो फिर मैं तीसरे को करूंगा, तीसरा अच्छे से हो जाए तो ऐसे। पर आपको कभी डर नहीं लगा दोनों को, यार 4 महीने का मैं
10 महीने के कर लेते हैं, 9 महीने सर आई थिंक इट्स अ ट्रेड ऑफ यू में, एक इनसिक्योरिटी तो रहेगी, फोमो रहेगा एक सर बार। फेज 1 का मेरा पैटर्न ऑब्जर्व किया था 4 to 5 मंथ्स, मतलब कट ऑफ क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से मल्टीपल रिवीजन से करते हैं। अगर इसको हम 6-7 मंथ करते हैं तो विदाउट रिवीजन वो फायदा नहीं करेगा, रिटेन ही नहीं कर पाएंगे रिटेन नहीं सर। कर पाएंगे। तो और पेपर में आप कैसे टाइम मैनेज करते थे यार? चलो क्वांट रीजनिंग में तो पता है कि टॉपिक ही आते हैं, ये क्वेश्चन पिक कर लो। जीए में 80 क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ पे हीरा छुपा है, शायद वन लाइनर हो या फिर ऐसा क्वेश्चन हो जो मुझे आता है। तो 25 मिनट तो यार मतलब 80 क्वेश्चन नेक्स्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। सर सबसे पहला मेरा ये था कि एक बार में आंसर करना है, किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जिस पे भी हमको डाउट होता था मार्क पर रिव्यू करते थे, अगर 80 क्वेश्चन होने के बाद अगर टाइम बचा तब जाकर उसको रिविजिट करते थे। तो ये मेरा स्ट्रेटजी था। बट मेरे एक्सपीरियंस से ना मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को सर वो 80 क्वेश्चन के बाद टाइम ही नहीं बचता है, 25 मिनट खत्म हो जाते हैं। तो मैं तो ये सोचता था कि एक चांस है भाई, अभी कर लो, अभी mark कर for लो, review तो मतलब। वापस नहीं आ पाऊंगा मैं इस और पे। वापस आओगे फिर दोबारा से उसको एक बार माइंड में बिठाना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, क्या ऑप्शंस क्या मुझे options बेस्ट है। लग रही है, तब जो हंच आ रहा है वो लगा दो या छोड़ दो। या तो छोड़ दो जहाँ जा रहे, या तो और मैंने एक चीज एक्स्ट्रा इस बार की थी कि आरबीआई भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछने लग गया है। वन लाइनर नहीं होते, बड़ा सा 4 लाइन का पैराग्राफ रहेगा और 2-2 लाइन के ऑप्शंस रहेंगे, नॉट इवन सिंगल वर्ड वाले बड़े बड़े। तो अगर मैं देखता था क्वेश्चन आया स्क्रीन पे और बड़ा क्वेश्चन है तो एक रेड फ्लैग आ गया, और सेकंड रेड फ्लैग रहेगा कि मुझे पता ही नहीं ये टॉपिक थोड़ा बहुत आइडिया बट मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैं उसको नहीं अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करता था जनरली। मतलब 5 सेकंड्स एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट या क्वेश्चन। 2 रेड फ्लैग है तो मैं नेक्स्ट पे चला जाता था। बिल्कुल। एंड देन से रीडिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, वो हेल्प करता है काफी ज्यादा 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। वो कैसे हो सकती है, मतलब रीडिंग करके? सर टेस्ट दे, कोई भी टेस्ट देगा उसका हैबिट बन जाएगा ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको जल्दी पढ़ने का। ये चीज़ सारे सेक्शन में हेल्प करता है फेज 1 में। चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश में हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अगर आरसी हम लोग जल्दी पढ़ते हैं तो ये एक चीज आई थिंक सर कुछ हाइजीन फैक्टर्स है हर स्टेज के लिए जो करने ही करने हैं, मतलब वो तो उसके ऊपर बाकी सब बिल्ड करना है, फाउंडेशन है। जैसे मे बी प्री के लिए फर्स्ट फेज के लिए ये कि आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी अच्छी हो, क्वांट के लिए कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के परसेंटेज टू ये सब अच्छे हो। वही मेंस के लिए हम बात करेंगे कि टाइपिंग आपकी अच्छी हो, तो ये तो होनी चाहिए, इसके बाद आप पढ़ो। तो चलो मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस की तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है और आप लोगों ने पहले ज़्यादा कर भी नहीं रखी थी, बट योर एक्यूमुलेटेड नॉलेज ऑफ द पास्ट हेल्प यू। तो उस 30 दिन में मतलब क्या प्रायोरिटी थी कि ज़्यादा ये पढ़ना है, ये कम पढ़ना है, कुछ ऐसा डिसाइड किया था? सर जैसे फाइनेंस स्टैटिक से क्वेश्चन काफ़ी कम आता था, तो फाइनेंस स्टैटिक पर ज़्यादा टाइम नहीं दिए। जैसा हम लोग ऑब्जर्व, मेरा मेन फोकस था कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आया। तो हम एफएम का क्वेश्चन देखेंगे तो 15 मार्क्स में 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैनेजमेंट के रहते हैं, 1 क्वेश्चन फाइनेंस का रहता है, और 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन फाइनेंस का रहता है, 1 क्वेश्चन मैनेजमेंट का रहता है। तो अगर हम पूरा मैनेजमेंट कर लेते हैं तो 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव का हम लोग कवर कर लेंगे। तो बचेगा ये फाइनेंस का बस 1 क्वेश्चन बचेगा, और फाइनेंस का क्वेश्चन या तो ये कॉमन क्वेश्चन आता है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, उसका मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट और डेरिवेटिव, ये बेसिक फाइनेंस का क्वेश्चन आता है, और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है। तो इस वे में हम अटेम्प्ट किए थे। और ईएसआई का सेम हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व किए थे, जैसे हम विपुल डिस्कस किए थे कि जो पहला डिस्क्रिप्टिव हुआ था उसमें बजट और ये इकोनॉमिक सर्विस का शायद क्वेश्चन आया था। उसके दो एग्जाम में कोई बजट और इकोनॉमिक सर्विस का क्वेश्चन नहीं आया। तो हम लोग श्योर थे कि बजट और इकोनॉमिक सर्विस है पक्का आएगा, तो हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किए थे। देन मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, जेंडर इशू, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो सिलेबस के लास्ट में है उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है लास्ट 3 ईयर का, तो वो चीज़ हम अच्छे से कर लिए थे। ये था। आई थिंक बट ये डिस्क्लेमर इम्पोर्टेंट है कि हम फ्रेशर्स नहीं थे, हमारा कुछ एक्यूमुलेटेड नॉलेज था, पहले अटेम्प्ट दिए थे। आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग यूपीसी मेंस, तो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है जो आई थिंक एस्पिरेंट्स ने करनी चाहिए, बट वी डिडंट डू दैट बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डन दैट। तो और ये भी कि टॉपिक्स आपको कौन से पिक करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ऐसा नहीं कि सब छोड़ना है, पर ये जो कह रहे हैं विकी कह रहा है ये टॉपिक्स करने हैं, या आप भी ऐसे करो कि 3 साल में देखिए कौन से नहीं आए तो इस बार वही आएंगे और वही करके जाओ, नॉट नेसेसरी।
आई थिंक वी वर इक्विप्ड इनफ कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा आए तो हम कर लेंगे। तो हम उसको कर एटलीस्ट लेंगे। उस बॉल पे छक्का नहीं बट सिंगल या 2 रन तो कर ही लेंगे। मैनेजमेंट की तैयारी कैसे की थी आप लोगों ने? एडुटेक समरी सेट अच्छा। कंप्लीट, उसका लैंग्वेज क्योंकि काफ़ी सिंपल लगा, बाकी दूसरे कोर्स का भी पढ़े थे बट लैंग्वेज उतना सही नहीं था। जब ये विपुल एडुटेक समरी सेट प्रिंट आउट अपने रखा हुआ था तो इससे पूछा कि कौन सा पढ़े, हम लोग डिस्कस करते थे कि कैसे पढ़ा जाए। तो इसका समरी सेट में ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक, पहला टॉपिक जो पढ़ा था वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो मुझे काफ़ी सिंपल लगा था। उसके बाद से मैं इसका 2-3 प्रिंट आउट था तो एक ये पढ़ता था तो दूसरा हम ले लेते थे पढ़ने के लिए। तो ये मैं प्रिंट आउट दिखाना चाहूँगा ये, और देखिए इन्होंने कितना अच्छे से चीज़ों को हाईलाइट किया है, इनफैक्ट नोट्स भी बनाए हैं इन्होंने उसमें से। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गाइस, ठीक है, मतलब हवा में नहीं पेपर क्लियर होते हैं। देखिए मैं चाहूँगा कि ये जूम करके दिखाया जाए। तो इन्होंने इनफैक्ट हर थ्योरी पे ये भी लिखा है कि इंट्रो में क्या लिखूंगा अगर इस पे क्वेश्चन आता है, कंक्लूजन में क्या लिखूंगा। तो विकी आपको तो बहुत फायदा हुआ होगा ये पढ़कर, मतलब काफी बना बनाया माल मिल गया। इसने भी इसके नोट्स बनाए थे बट अगर लग रहा है कि थोड़ा बेटर है तो ये एफर्ट्स को विकी ने भी वो बहुत देखो किया। इन्होंने कितना ज्यादा इसको पूरा रंग दिया है पढ़कर। दैट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन ही दे बोथ हैव डन इनफैक्ट। तो दोनों ने हमारी मैनेजमेंट की समरी शीट्स पढ़ी। एक बात वो है कि लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है सर, मैनेजमेंट का स्पेशली। इसका FW टेलर का जो कॉन्सेप्ट था सबसे बेस्ट इसी का लैंग्वेज लगा था, तो इसलिए हम इसको फॉलो किए थे। नाइस। और मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ प्रैक्टिस करते थे या पता था कि बस पढ़ लिया कर नहीं लेंगे? सर, मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा था कि मुझे ये याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक नाम। तो जब पहली रीडिंग की थी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि मास्लो की थ्योरी में ये कहा गया है, अल्डरफर की थ्योरी में ये कहा गया है। और फिर स्पेसिफिक करने के लिए मैं 1-2 लेवल पे स्पेसिफिक चीज़ें होती थी। एक होता था चैप्टर लेवल पे कि मोटिवेशन चैप्टर में से, कम्युनिकेशन में से, लीडरशिप में से क्वेश्चन आएगा। तो मेरे पास ये मसाला है, मैं मसाला बोलता हूँ इसको, मैं बना के रखता मतलब था। एग्जांपल होने चाहिए, एग्जांपल, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन और फैक्ट्स अगर आप लिख पा रहे हो तो उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए तो मुझे ये 3 चीज़ें डालनी है। मैं रिवर्स में सोचता था, मैं ये नहीं सोचता था ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या पता है मैं वो लिखूँ। मैं ये ऐसे सोचता था कि ये क्वेश्चन है तो मुझे ये चीज़ें उसमें घुसानी है, डालनी ही है। तो इंट्रोडक्शन हो गया और कुछ फैक्ट हो गया, कुछ एग्जांपल हो गया। तो मैंने ऐसे चैप्टर वाइज ऐसे सोच के रखे थे, मैंने अलग से लिख नहीं पाया। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लिख पाओ। आप दोनों ने बट आंसर नहीं लिखे ज़्यादा? नो सर, मतलब हम लोग बस फ्लो के लिए 1-2 क्वेश्चन का आंसर किए थे, बाकी सिलेबस कंप्लीट करने पर ज़्यादा फोकस बट था। देन अगेन वी डोंट रिकमेंड दिस क्योंकि मैं यूपीसी मेंस दी हुई है 5 बार, इसने भी किया हुआ है पहले भी, तो ये बट और ESI में भी आपने स्टैटिक पार्ट आता तो नहीं है, मतलब हम जानते हैं एक आधा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो आजकल कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ESI में आपको तो UPSC बैकग्राउंड था, कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। आपने कुछ ESI में रिवाइज किया था? एक तो आपने बताया अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इन टॉपिक्स पे जो नीचे सोशल इश्यूज के हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जेंडर इक्वालिटी, उन पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। कोर इकोनॉमिक्स जो है, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिड यू रिवाइज समथिंग? सर इन्फ्लेशन का मैंने देखा था, मतलब वो टॉपिक वाइज पिकअप किए थे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हम लोग डिस्कस करते थे उसी के प्रोसेस में हम टॉपिक डिसाइड कर लिए थे कि इससे आ सकता है। आई थिंक एक वो कि आप एक बार पढ़ लो, आप उसको समझ लो, और फिर क्या होता है आप करंट डे पढ़ रहे हो, अगर इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आ जाए तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप लिखोगे, फिर आप उसमें जो मसाला है वो आप खुद ही एग्जांपल से ऐड करोगे कि अभी MPC हुई थी उसमें इन्फ्लेशन की बात की है, अभी इन्फ्लेशन रेट ये हो गया तो फैक्ट वाला पार्ट भी कवर हो गया। तो कि हम लोग का पहले से भी एक्सपीरियंस था, एग्जाम का 2 अटेम्प्ट पहले भी दे चुके थे, तो बेसिक तो क्लियर था, तो उसमें बस ऐड करने वाली चीज। और एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते थे आप लोग के? टाइम नहीं था सर, टाइम नहीं था। क्या करे सर, क्योंकि फेज 1 के बाद ही फेज 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ऊपर से जॉब भी है, आप पढ़ भी रहे हो, आप क्या करो। आई थिंक इट्स अ ट्रेड ऑफ यू ऑलवेज मेक इन लाइफ, यू हैव टू मेक द चॉइसेस कि मैं क्या करूं। घर में खाना वाना कैसे, मतलब खुद बनाते थे या कोई बाहर से बनाने आता था? वो काफी अच्छा कुक था हमारा कुक है सर। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लाया है कि खाना अच्छा होना हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दैट वाज द गेटवे। मेरा ये था कि कभी भी मूड ऑफ हो, खाना अच्छा खाओ। क्या जब मूड ऑफ होता था क्या खाना खाते थे फिर? सर कुक बना देता था सर, वो सारे टाइप के बना देता था, इडली, डोसा, सांभर, छोले भटूरे, बैंगन मसाला, सब बना देता था। पानी आ गया मुंह में।
But nice. I think you will remember your cook when you shift to RBI. इसमें कि हम लोग का ये मेंस का एग्जाम था तो अरे that I can't forget. सच में हमारा मेंस का एग्जाम था और सेम सेंटर था क्योंकि छोटे सेंटर मतलब मेंस में कम ही बच्चे होते वो 4:40 में आया था घर पे 4:30 in the morning our cook came and he cooked stuff for us, packed it in the tiffin so that we can eat in the Lunch. मतलब भाई break कुक में। नहीं है तो माई कर सकती है, मतलब माँ से कम नहीं है फिर वो। मतलब उसमें भी 3 कोर्स मील था सर, स्वीट भी दिया था, अलग से सेवइयाँ दी थी वाह, और ये वाह, सब वाह। रोटी सब्जी और सैलेड। वी वर शॉक्ड कि इतना सब किया हमने आई थिंक। और तुम उसे छोड़ के जा रहे हो। बट आई थिंक इट इज सर, आपको हेल्प सब जगह से आई थिंक हाँ, लगती है। वही कब स्ट्रगल करना पड़े, खाना अच्छा नहीं है और कुक से लड़ाई हो और ऐसा खाना बने कि खाना खा के नींद आए, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट। नहीं होता है ऐसा, some people put lot of oil in the food and all that, that creates lot of difficulty. परफेक्ट मतलब इंग्लिश की तैयारी कैसे की आपने? मतलब अगेन इंग्लिश आई नो, जिन्होंने ESI और फाइनेंस ही नहीं पढ़ा उन्होंने इंग्लिश भी ज्यादा क्या ही पढ़ा होगा, बिकॉज ऐसे वगैरह तो इट्स जस्ट लाइक ESI टॉपिक्स यू वुड हैव नोन कि यार एक क्लाइमेट पे आएगा, एक सोशल इशू पे आएगा। आई थिंक इसने टाइमिंग की स्ट्रेटजी बताई थी, मैंने वही फॉलो की। क्या टाइमिंग की क्या स्ट्रेटजी थी इंग्लिश में? मतलब हाउ डू यू डिवाइड योर टाइम 90 मिनट्स? जैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 45 मिनट मेरा ऐसे के लिए था और 20 और अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 15 से 21 प्रेसिज और उसी के अकॉर्डिंग आरसी का था। तो मेरा अलग कॉन्सेप्ट है जो बाकी लोगों पर अप्लाई में भी ना करें। प्रेसी का ये था कि हम उसमें अपना दिमाग लगाना ज़्यादा नहीं लगाते थे, जो ऐसे में दिया है उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो पैराग्राफ हाँ पैराग्राफ में दिया है वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको सेम रीराइट करते हैं, बस सिंपल लैंग्वेज कर देते हैं। देन टॉपिक जो फर्स्ट पैराग्राफ से डाल देते हैं। सेम आरसी में मेरा ये था, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आरसी में दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका फर्स्ट लाइन हम उसके चेंज कर देते, देन वहां से कॉपी कर लेते थे। इससे काफी टाइम बच जाता था। दिमाग क्यों खर्चना जब आंसर जब आंसर दिया हुआ तो ये था। एस्से का मेरा ये था कि एस्से में 600 वर्ड काफी ज्यादा होता है, तो उसमें जितना करंट अफेयर या करंट एग्जांपल यूज कर सकते हो वो करना मेरा स्ट्रेटजी है, जो कि हम पिछले 3 अटेम्प्ट से कर रहे थे। जैसे इस बार ये था माइग्रेशन एंड क्लाइमेट चेंज था, तो वायनाड में स्लाइड आया था, फिर बिहार में फ्लड आता है, उसका एग्जांपल देख के मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ फोकस था। और सर ये ऐसे का था इंट्रोडक्शन, पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे देते, देन दो पैराग्राफ में उसका बॉडी रखता है और लास्ट में कंक्लूड करते थे। तो बॉडी में से कॉज रीजन दे देते थे, फिर उसका सॉल्यूशन देते थे, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब ऐसे में ये स्ट्रेटेजी था सर मेरा। तो प्रैक्टिस भी करते थे या बस ये स्ट्रेटेजी बना ली और चले गए? इससे का मेरा ये था कि 5-6 टॉपिक जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, AI हो गया, जेंडर इशू हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब 5-6 जेनरिक टॉपिक पे हम लोग पढ़ लेते थे, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। बट लिखने की प्रैक्टिस आई थिंक हमने एक ऐसे लिखा है दोनों ने बस, और हमने एक दूसरे को दिखाया है कि वो लिटमस टेस्ट जैसा कि अगर अब भाई पढ़ के बता कि मुझे पढ़ने की जरूरत है कि इसके ऊपर रेफरेंस देने की, अगर नहीं है तो वी कैन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सच्ची तुम लोगों ने कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दिया? ना ESI का, ना FM का, ना इंग्लिश का? नो सर। डर नहीं लगा यार कि एक तो दे देते हैं, पता नहीं एग्जाम में हम इतनी देर बैठ भी पाएंगे? सर आई थिंक हमने वो एक नॉन नेगोशिएबल्स डिसाइड करके रखे थे। जैसे इंग्लिश के लिए था टाइमिंग, तो डिसाइड कर लिया ना कि 20 मिनट देने, जितने भी मिनट देने हैं, मुझे नंबर से याद नहीं रहते कि ऐसे के लिए 20 मिनट देने हैं जो भी है, तो उतने दे दो, उसके बाद यू मूव ऑन। तो आपका बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि 20 मिनट खत्म करना है। तो सेम आंसर राइटिंग के लिए भी ऐसे ही था कि 600 वर्ड्स के क्वेश्चन थे और 450 ना वो याद नहीं है। तो 400 और 600, हाँ 400 600, तो 80% वाज आवर टारगेट। 600 के लिए 450, मतलब अगर 600 का क्वेश्चन है वर्ड्स का तो 80% मतलब 480। हाँ 480 वर्ड्स एंड अबव तो लिखना ही है आंसर वर्डिंग्स। और सेम विथ जो 10 मार्कर क्वेश्चन है। बट इसके लिए आई डिड स्पेसिफिकली एंड आई वुड रिकमेंड आल्सो टू एस्पिरेंट्स, अगर टाइम परमिट्स, कि आप डेली प्री के पहले उसको सोचे भी मत उसके बारे में, प्री के बाद डेली हाफ एन आवर और 1 आवर यू डेडिकेट अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू फील कंफर्टेबल, कि आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। क्योंकि आई यूज्ड 2 वेबसाइट, वन वाज आई थिंक typing.com ही है, और उसमें उनका एक छोटा कोर्स है कि आप कौन से इससे क्यू दबाना है, इससे W दबाना है, ERT जो भी है, तो वो है। तो आप वो एक छोटा सा कोर्स है, जैसे फ्री है, पेड नहीं है, यू डू दैट, तो आपका हाथ बैठ जाएगा एटलीस्ट किससे क्या करना है। एंड देन स्पीड के लिए देयर वाज दिस वेबसाइट कॉल्ड एज
KEYBR keybr.com. KEYBR keyber.com. एक बार चेक कर लेना, हाँ. I'm not sure, बट आ जाएगा. तो उसमें फिर वो स्पीड का होता था कि कितने वर्ड्स पर मिनट आप हो रहे हैं, एंड आई ट्राई टू सी कि मेरा 40 वर्ड्स पर मिनट तो एटलीस्ट रीच हो जाए. इससे भी ज़्यादा टाइप फास्ट करने वाले होते हैं, बट एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना हो ताकि मैं वो 480 वर्ड्स विद इन दैट टाइम लिमिट में कर पाऊँ. एंड इट हेल्प्स ऑल्सो. अगर आप जल्दी जल्दी सर आप अगर टाइप कर ले रहे हो तो आपके पास सोचने के लिए समय बच रहा है, क्वेश्चन देखने के लिए. और फिर कुछ लोग तो प्रूफ रीड भी करते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ है. बट मेरा एक फ्रेंड था सर जो पिछले साल उसने आरबीआई क्लियर की थी, तो ही सजेस्टेड मी वन थिंग विच आई अप्लाइड, आई थिंक विच हेल्प मी वाज कि मैं ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन यू राइट आंसर फॉर्मेट में, यूपीसी वाले पता ही है. एंड बॉडी में यू राइट इन पॉइंट्स फॉर्मेट, और जो भी क्वेश्चंस पूछा उसको तोड़ के आप उसके सेक्शंस बना लोगे. अगर दो मेजर चीज़ें पूछी है तो आप 2 सब सेक्शंस बना दोगे और उसके अंदर भी पॉइंट्स में लिखोगे. तो व्हाट आई डिड वाज आई ट्राइड कि जो भी पॉइंट का हेडिंग है, सपोज पॉवर्टी के रीजंस पूछे, अर्बनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस पूछे, तो आप पहला एक सब हेडिंग दोगे एंड उसके ऊपर 1 लाइन आगे या 2 लाइन उसको थोड़ा इलेबोरेट करोगे, उसके अंदर एग्जाम्पल्स या कोई फैक्ट डालोगे. पर वो जो सब हेडिंग था कि मे बी लो पर कैपिटा इनकम, तो इसको मैं बोल्ड में लिखता, सॉरी बोल्ड नहीं, कैपिटल में लिखता था, क्योंकि बोल्ड तो कर नहीं सकते. बोल्ड कर नहीं सकते, ऐसी आदत होती है वर्ड की, बट इसमें बोल्ड नहीं कर सकते. ये बहुत अच्छी तो चीज़ है. वो सब हेडिंग को मैं कैपिटल में लिखता था, और जो उसका 2 लाइन का 1 लाइन का जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है वो नॉर्मल में. फिर पॉइंट नंबर 2 ब्रैकेट करके ब्रैकेट, एंड देन उसका भी जो हेडिंग रहेगा कि मे बी अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट को मैं कैप्स में लिखता था, और फिर जो भी उसके आगे एक्सप्लेनेशन जो भी मैं दूंगा लाइन का लिखता था उसको नॉर्मल इसमें. साथ में पढ़ने का ये बेनिफिट है सर, ये सब ट्रिक्स पता चलते रहता है, वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता रहता है. तो आपने लेकिन कभी भी वैल्यूएशन नहीं करवाई मतलब पेपर से पहले, ऐसा कॉन्फिडेंट थे कि कर लेंगे? एक ऐसे में मैंने लिखा था, इसको देखा है, फिर दोनों हंसे थे. सर इसको लगता है कि ये बहुत सिंपल लिखता है तो इसका ऐसे अच्छा नहीं है, बट और ये इसने मेरा पढ़ा था उसमें कुछ फ्लावरी वर्ड्स दिखे या कुछ ऐसे चीज़ें दिखी, तो तूने तो बहुत अच्छा लिखा है, मैंने तो बहुत ही सिंपल लिखा है. बट आई वुड से कि ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, बट मेन जो फैक्टर्स है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, सेंटेंस ज़्यादा बड़े ना रहे, छोटे छोटे सेंटेंस रहे, अगर वो फॉलो हो रहा है तो फिर दोनों अच्छी ही है. मतलब बहुत ज़्यादा फ्लारी लैंग्वेज है, हाई Not necessary. मेरा काफी सिंपल रहा है, मतलब सबसे सिंपल मेरा ही हो सकता है. एंड देन से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका टाइम कम पड़ रहा है तो आप बीच का बॉडी को कम कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन जरूर लिखें. ये था नॉन नेगोशिएबल है. ठीक है, कंक्लूड करना मत भूलें, कंक्लूजन जरूरी है ताकि एक लॉजिकल एंड मिल जाए. हाँ, लॉजिकल. और हमारा जो अब इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बारे में बताइए ज़रा, मतलब शॉर्ट में कि इंटरव्यू में आपसे किन लाइंस पे पूछा गया और हमें किन लाइंस पे प्रिपेयर करना चाहिए, कि ये 3 चीज़ें तो हमें ध्यान रखनी है अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. सर इंटरव्यू के हमने क्या कर दिया था स्पेसिफिक, मैंने कि 3 बकेट्स बना ली थी, 3 पिलर. पहला था कि एक स्टैटिक, आरबीआई स्टैटिक, बैंकिंग स्टैटिक, फाइनेंस स्टैटिक, इकोनॉमिक स्टैटिक, जो स्टैटिक पार्ट है जो पूछ सकते हैं कि, और दूसरा था करंट अफेयर्स वाला, और तीसरा था एचआर प्लस मेरा बायोडाटा बेस, मेरा डैफ बेस्ड. तो ईच बकेट आई ट्राई टू कवर, बट जो पहली बकेट है जो स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, उससे इंटरव्यू में सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वो रिस्क रहे, बैंक को कौन से रिस्क फेस करती है बैंक, या अकाउंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है. तो ये एक स्टैटिक इकोनॉमिक है, स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंस है, तो ये है, दिस इज द मेजर चंक ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू. सेकेंड वॉज करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स भी जो बड़े बड़े न्यूज़ में होते हैं मेजर, कि रुपी डिप्रिसिएशन पे हम डिस्कस करते थे, रुपी डिप्रिशिएट क्यों हो रहा है, आरबीआई ने क्या स्टेप लिए और आपको क्या लगता है, रेट कट क्यों नहीं हो रहा है या क्यों हुआ है, या रेट कट का इम्पैक्ट इस पे क्या होगा. मेजर चीज़ें, यू नीड नॉट टू गो इन, जो हम प्री फेज 1 के लिए या मेंस के लिए करते हैं कि बहुत डीप में, नॉट नेसेसरी. एंड थर्ड पिलर वाज एचआर एंड आपका जो बायोडाटा बेस्ड है, कि आपका जॉब प्रोफाइल, जैसे हम आईआईडी में करते थे तो मेरा डिपार्टमेंट ये जिसका रेगुलेशन से रिलेटेड था डिपार्टमेंट, या जो था तो उससे रिलेटेड, और इसके मेरा तो सेकंड जॉब था, आईआईडी वाज द फर्स्ट जॉब, तो उससे रिलेटेड क्या है, और इसका बैकग्राउंड काफ़ी इलेबोरेट था. और सीजीसीपीओ भी, आईआईडीए भी, इसको तो बहुत तैयारी करनी थी. हाँ, तो ही हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रिपेयर. तो ये थर्ड सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी काफी थे, तो उसको भी पढ़ना था, क्योंकि क्या सर्टिफिकेशंस कर रखी थी मेरा जेआईबी, सीआईबी, देन क्रेडिट मैनेजमेंट एनआईबीएम का था, या फॉरेक्स बाय आईआईबी है. इसके अलावा ट्रिपल आई का एसोसिएट तक क्लियर था. ओह माय गॉड.
पर क्या आपको लगता है कि इससे बहुत फायदा होता है? मतलब एज एन एस्पिरेंट मैं भी चाहूंगा मेरे पास हो, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास ऐसी सर्टिफिकेशंस होती नहीं है। वैसे अगर बैंक से है तो वो उनका रहता है कि अगर बैंक से है तो जेआईबी से भी एटलीस्ट आप क्लियर करें। बाकी सब उतना नेसेसरी नहीं है। बाकी चल जाएगा सर, बट नॉलेज होना जरूरी है, हाँ, चाहे सर्टिफिकेशन ना हो। हाँ, लेकिन बैंक से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 साल 2.5 साल तुम बैंक में काम किए हो और जेआईबी तो से अपने आप को अपग्रेड करने के लिए क्या किया है? क्या 3 साल से किया? क्या क्या करा, 2 साल किया? से क्या किया? और वैसे तो जिन्होंने बैंक में काम नहीं भी किया उनको भी पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया है, तो आप आरबीआई में आना चाहते हो, कुछ सीखा आपने इकोनॉमिक्स में? Sir, I तो वो ये दर्शाता है ना कि आप आरबीआई के लिए कितना इंटरेस्टेड है। हाँ एग्जैक्टली। सर आई थिंक अभी इतना कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है, इस साल भी 65 और सीट्स थी, तो यू हैड टू डू इट। आई डिड सम कोर्सेस, ये तो ठीक है, वो पूरे बैकग्राउंड से था बैंकिंग के। आई एम बीइंग एन आर्किटेक्ट, मुझे ऐसा उल्टा लगता था कि मैंने तो उल्टा करने चाहिए, क्योंकि बोर्ड पूछेगा कि अरे यार आप तो आर्किटेक्ट हो, आप तो भी इंश्योरेंस फील्ड में काम करके आए हो या कर रहे थे, तो ये क्यों भाई आरबीआई क्यों? तो इवन आई डिड सम कोर्सेस। वैसे विक्की के बहुत अच्छे नंबर थे इंटरव्यू में, 62 नंबर, वन ऑफ द हाईएस्ट। हाँ वन ऑफ द फोर्थ हाईएस्ट। और विपुल आपके 48 थे शायद। हाँ। सर इसमें एक और था कि सर सिर्फ सर्टिफिकेशन कोर्स करना ही इम्पोर्टेंट नहीं, उस पर बेसिक नॉलेज भी होना है, क्योंकि वो तो है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन वो जरूर करते हैं। वो डबल एज स्वॉर्ड है कि आपने कर लिया और आता नहीं फिर तो और गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। ये दिक्कत है, तो इसलिए स्पेशली हम ये फोकस प्रिपेयर करके गए थे कि अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आंसर कर पाए, तो वो बेनिफिट शायद इस बार मिला है। सर बट तीनों स्टेज में अगर आप पूछेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज कौन सी है, तो मतलब फेज 1 तो है ही, मतलब फेज 1 नहीं क्लियर कर रहे हो तो 2 और 3 तो भूल लीजिए, मेंस और इंटरव्यू। बट मेक और ब्रेक कम्स स्टेज इंटरव्यू है, कि मुझे लगता है कि वेटो की तरह है कि आप मेंस में आपने टॉप भी किया हो, 185 195 220 मार्क्स भी लाए हो, तो भी आपको इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। और अगर आपने एकदम कट ऑफ पे क्लियर किया हो तो आप इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा स्कोर कर लोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू में काफ़ी बार देखा गया है लोगों को 10-15 नंबर भी दिए जाते हैं, सो दैट वुड नॉट हेल्प इन देयर सिलेक्शन। एंड like Vicky, scoring 62 marks in spite of having low marks in phase 2 or not that good marks in phase 2, he could easily make through. तो बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू की तैयारी करना, जो हम लास्ट स्टेज पे शुरू करते हैं। और कुछ आप शेयर करना चाहें इंटरव्यू के बारे में? मतलब माहौल कैसा था? वॉज इट चिल्ड आउट या फिर स्ट्रेस्ड आउट रहता है? सर आई थिंक डिपेंड करता है चेयरमैन कौन से हैं बोर्ड के। इस साल जो थे दे ट्राई टू मेक द कैंडिडेट कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव, बट कोई डेविल्स एडवोकेट वाले कोई पैनल में ऐसे होती है जो आपको कुछ और पूछेंगे, उल्टा पूछेंगे। थोड़ा प्रेशर तो वो प्रेशर सिचुएशन में जज करना चाहते हैं कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। तो जैसे मैं आईबीसी, मुझे लगा था कि मैंने ब्लंडर किया कि मुझे आईबीसी पूछा और मुझे आईबीसी का फुल फॉर्म ही याद नहीं आ रहा था कि क्या है, तो दे आल्सो वेर वेरी मतलब चौंक गए थे कि आईबीसी नहीं पता। मैंने बोला सर मुझे आईबीसी पूरा पता है पर फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। तो ब्रेन फेड मूवमेंट भी होते हैं, तो वो आपको बाकी के आंसर्स में इम्पैक्ट ना करे। और आई थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट सीख है जो एस्पिरेंट्स को होनी चाहिए कि इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं है आप सारे क्वेश्चन आंसर करो। देयर वुड बी क्वेश्चंस यू डोंट नो, पर उसमें रायता ना फैलाएं, एक्सेप्ट करें यू डोंट नो और टेल देम दैट सर आई डोंट नो बट आई कैन टेक अ गेस इफ यू वांट। सर हमने तो इनफैक्ट ऐसे 3-4 लाइंस प्रैक्टिस की थी ग्रेसफुली बोलने की, कि नो 3-4 क्वेश्चन में 3-4 अलग तरीके से कैसे बोले कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, आई विल गो बैक एंड रीड अबाउट दिस, सॉरी सर आई जस्ट हैड अ cursory glance on this topic so I know only इतना ही। ऐसे तो ऐसे इंटरव्यू में हम्बल होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी किसी का टोन हल्का रूड हो जाता है या ईगोइस्टिक हो जाता है, अग्रेसिव नहीं है, मतलब वो एग्रेसिव कभी नहीं होना मेरा है। एंड देन से लैंग्वेज बढ़िया नहीं है क्योंकि मेरा इंटरव्यू पूरा हिंदी में था। लैंग्वेज, हाँ ये मुझे नहीं पता था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग बहुत पूछते हैं कि इंटरव्यू इंग्लिश में देके ही जैसे मेरा सिलेक्शन होगा, पीपल डू जनरली फील दैट, बट आई थिंक थॉट्स कम्युनिकेट करना जरूरी है कि आप कैसा सोच रहे हैं, लैंग्वेज कोई भी हो, एज लॉन्ग एज वो समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल सामने है। हाँ एग्जाम्पल सामने, और इतने अच्छे नंबर आए आपके 62 नंबर। सर और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सिविल सर्विस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, दे ट्राई टू गिव द एग्ज़ाम, और उन सिविल सर्विसेज का सर इंटरव्यू मुझे लगता है कि थोड़ा अलग होता है और आरबीआई के बोर्ड के एक्सपेक्टेशंस थोड़े अलग होते हैं। यहाँ पे आपका पर्सनालिटी तो चलो देखनी है ओवरऑल, बट दे एक्सपेक्ट यू टू हैव द टेक्निकल नॉलेज, मतलब वर्डिंग्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है आपको पता होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है,
और आप ये नहीं बोल सकते कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मतलब जो भी मनी इंडिया में आ रही है वो कोई भी ले जाएगा, ऐसे सिंपल आंसर्स नहीं चाहिए उनको। दे वांट यू टू यूज द टेक्निकल वर्ड्स, द जार्गन्स, इसमें एटलीस्ट थोड़ी, नॉट एकदम कि बुकिश वाला डेफिनेशन। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ओपिनियन बेस्ड व्हिच इज लेस एंड मोर ऑफ अ नॉलेज बेस्ड, मतलब हाँ नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा इनफैक्ट आई वुड से कि नॉलेज होना चाहिए आपको। ये नहीं कि मैं हॉबी के बारे में पढ़ लूँ, ये हॉबी किस इसके डेप्थ में पढ़ूँ, इसमें चेस खेलता हूँ तो विश्वनाथ आनंद ने कितने मैचेस जीते। इवन इफ यू विल बी नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, दैट इज फाइन, नहीं पता। बट अगर आप ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है या क्रेडिट रिस्क क्या है बैंक की ये नहीं बता पा रहे हो तो देन दो आप बैंकिंग बैकग्राउंड से हो ना हो, आप आर्किटेक्ट हो या आप डॉक्टर हो, डजंट मैटर। जैसे आरबीआई का कुछ फेवरेट टॉपिक्स रहता है जो कि वो पूछते हैं, मोस्ट से पूछते हैं, जैसे बैलेंस शीट पे उनका क्वेश्चन रहता है ये अगर कोई बैंक से है तो बेसल रेशियो ये CRAR ये सब क्वेश्चन वो पूछते हैं तो वो प्रिपेयर कर ले बैंक वाले खास कर। बिल्कुल, तो वी विल आल्सो ट्राई टू, मुझे इन्होंने बताया, वी विल आल्सो ट्राई टू कम अप विद एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स के इंटरव्यू में। ये 500 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं पिछले 4 साल में, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कैसे फ्यूचर में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यू मस्ट लर्न टू थिंक ऑन योर फीट, रट्टा लगा के इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। सर एक और चीज़ बोलना चाहते हैं कि हमने इस बार मतलब ऐसा था कि हमने मॉक्स बहुत दिए, हमने अलग अलग इंस्टीट्यूट के भी मॉक्स दिए एंड ऑल ऑफ देम हेल्प, क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस हो रही है इन द एंड। तो कुछ जितना ज्यादा मॉक दे सकते हैं ऐसा सोचना नहीं है कि कम दो, है ना, जितना डरना नहीं है कि इन द एंड इट इज गोना हेल्प ओनली। तो एडुटैप का जो आपने मॉक दिया था, डिड इट काइंड ऑफ हेल्प यू? यस सर। सो आपको उसमें प्रोफेशनलिज्म लगा पूरा कि ऑन टाइम हुआ, पैनल ने अच्छे से आपको मतलब सेटल करवा के क्वेश्चंस पूछे? यस सर। बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू विपुल एंड विकी बोथ। और मैं चाहूँगा ऐसे एग्जांपल्स और भी आए, 2 नहीं शायद 3 लोग क्लियर करें एक ही घर से, बट उतनी सीट्स नहीं हैं। बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड मतलब बहुत सारी इंसाइट्स पता लगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रैटेजीज, कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड्स एंड स्टिल एबल टू क्लियर RBI ग्रेड B। सो थैंक यू एंड वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। हैदराबाद से ये काम करते थे देखो, और कहाँ अलग अलग हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स रह चुके हैं, बट पता नहीं अब RBI दोनों को कहाँ छोड़ेगा, और शायद इनका कुक भी इनको याद रखेगा। बाय बाय।